अच्छा जी, चले 24 बच्चों ने ज्वाइन कर लिया तो हम शुरू करते हैं फिर। नहीं जी, कोई ऐसा आर्टिकल नहीं है एससीओ का, ईसीओ का, सार्क का, किसी का ऐसा कोई आर्टिकल नहीं है कलेक्टिव सिक्योरिटी। इज इट गोइंग टू प्रूव? नहीं जी, ऐसा होगा नहीं। आसिफ, ऐसा होगा नहीं। इज इट नॉट गोइंग टू प्रूव अनदर सार्क बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ रशिया एंड चाइना? सार्क में तो इंडिया की डोमिनेंस है ना। इंडिया तमाम कंट्री से बड़ा कंट्री है, तमाम कंट्री से बड़ी मार्केट है। वो आराम से डोमिनेट कर लेता है बांग्लादेश को, भूटान को कि भाई आप नहीं आए, नेपाल को कि आप ज्वाइन ना करें, और सार्क की जो है वो एनुअल सबमिट जो है वो डिले पे डिले होती चली जाती है। लेकिन इट विल नॉट गोइंग टू बी द केस विद एससीओ because of the presence of Russia and China, and both of these countries are big parts and they are not easily dominated by India. अभी आपने जो लद्दाख का इंसिडेंट आपके सामने है, ठीक है जी, बोलें। सर ये अभी जो पाक इंडिया के दरमियान हुआ था स्टैंड ऑफ, तो उसमें एससीओ ने रोल क्यों नहीं प्ले किया अपना? क्योंकि कर नहीं सका कोई भी रोल। अगर बायलैटरल रिलेशंस में एससीओ जो है ना अप्रूव हो सकता है, तो ये तो सारा कुछ आइडियली है। रियलिस्टिकली तो ऐसी कोई भी चेंज हमें नजर नहीं है, ग्लेरिंग चेंज एससीओ की वजह से कोई डिप्लोमेटिक शिफ्ट आई है, कोई सीबीएम स्टार्ट हुए हैं, या रशिया इन्वॉल्व हुआ है, या इवन चाइना इन्वॉल्व हुआ है, ऐसी तो कोई बात भी नहीं हुई। इसका भी फायदा क्या हुआ सर? अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं हुई, वो आपकी बात सही है। एससीओ प्लेटफॉर्म जो है वो इंटरवीन नहीं किया, लेकिन 26 फेब में चाइना भी इंटरवीन किया, रशिया भी इंटरवीन किया, इवन जर्मनी भी इंटरवीन की। ठीक है, 26 फेब की रात को जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो स्टैंड ऑफ हुआ था ना 26 फेब को, उसमें ना सिर्फ चाइना ने इंटरवीन किया बल्कि रशिया ने भी इंटरवीन किया, इवन जर्मनी ने भी इंटरवीन किया, यूएस ने भी इंटरवीन किया। वो फ्यूज हुई ना टेंशन रात के अंदर, और इमीडिएटली आपके प्राइम मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस के इमीडिएटली दूसरे दिन आके कहा कि वी आर गोइंग टू रिलीज विंग कमांडर अभिनंदन। वो ऐसे नहीं कहा, ठीक है, उसके पीछे पूरी एक बैकअप थी, पूरी एक बैकडोर डिप्लोमेसी चली थी कि आप वो तो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे कोई ऐसी टॉक्स तो नहीं हुई? ऑर्गेनाइजेशन के लेवल के ऊपर बिल्कुल आपकी बात सही, ऑर्गेनाइजेशन लेवल के ऊपर बिल्कुल नहीं हुआ, बिकॉज वही बात है कि चाइना रशिया अगर वो बात उठाए तो उनको कहीं ना कहीं किसी का साथ देना पड़ता, एक स्टेटमेंट देना पड़ता। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि जो है वो डिफ्यूज करेंगे टेंशंस को, और डिफ्यूज करनी चाहिए। बट अगेन वो आपकी बात सही है कि हम आईआर पढ़ते हुए आ रहे हैं कि इट्स अ रियलिस्ट वर्ल्ड। वो जो रियलिस्ट का क्लेम है कि आप जो है ऑर्गेनाइजेशंस बना देते हैं, और आइडियलिस्ट और लिबरलिस्ट ये बोल रहे होते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत अच्छा रोल प्ले करेंगी, बट इन रियल वर्ल्ड में उनकी इतनी हमें इफेक्टिवनेस नजर नहीं आई। आपकी बात बिल्कुल सही है कि कहाँ है वो इफेक्टिवनेस, ठीक है ना, वो आप एससीओ में बात अगर सर अगर इसी तरह से अप्लाइड क्वेश्चन आ जाए इसी सिनारियो पे, या इवन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो इशू है इंडिया का, तो इस पे सारा कुछ आ जाए तो कैसे चांस लेना चाहिए? देखिए, आप हमेशा ये बात करेंगे सॉल्यूशंस के अंदर कि एससीओ का प्लेटफॉर्म यूज करते हुए हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आपने हमेशा सॉल्यूशंस में ये बात बतानी है कि भाई हम एससीओ का प्लेटफॉर्म यूज करते हुए पाकिस्तान इंडिया या इवन इंडिया चाइना के इश्यूज को रिजॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एससीओ हमें इसको यूज करना चाहिए, इसको एक्सप्लॉइट करना चाहिए। ये आप अपने पास से सॉल्यूशन दें। अब वो हो रहा है नहीं हो रहा है इसमें आपका लेना देना नहीं है, ठीक है। जब भी आप बात करें पाकिस्तान इंडिया की बात करें तो सॉल्यूशन में आप उसको बताएं कि एससीओ का प्लेटफॉर्म यूज हो सकता है। इंडिया चाइना के डिस्प्यूट की बात कर सकते हो, आपको बताएं कि प्लेटफॉर्म यूज हो सकता है, ठीक है। टेररिज्म की बात कर रहे हैं तो आप रेड्स की बात करें, रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर की आप बात करें, ठीक है ना, तो ये आप बताएं। अब वो हो सकता है नहीं हो सकता, आपके सामने इफेक्टिवनेस कितनी है, लेकिन हो तो सकती है अगर आप ऑर्गेनाइजेशन को सही से यूज करें, सही है ना। तो आप सोल्यूशन में ये जरूर बात को बताएंगे कि यस जो है वो आप इसको काउंटर को आप इस अवेलेबल प्लेटफॉर्म को अच्छे से अच्छे तरीके से यूज करें। चलें जी, आगे बढ़ते हैं नई ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर, जो कि है ईसीओ, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ईरान पाकिस्तान टर्की ने इसको फॉर्म्ड किया था 1964 में, रीजनल कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट कहलाती थी ये, आरसीडी। उसके बाद से जो है 1985 में इसका नाम इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन रख लिया, ईरान पाकिस्तान टर्की, ठीक है जी। सर रिकॉर्डिंग कर दें। अच्छा, रिकॉर्डिंग ठीक है। अच्छा, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ईरान पाकिस्तान टर्की formed RCD, Regional Cooperation Development, in 1964, which later became Economic Cooperation Organization in 1985. Currently there are 10 countries
इंक्लूडिंग अफगानिस्तान, बट इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ ईसीओ। इंडिया जो है वो ईसीओ का मेंबर नहीं है। इंडिया ईसीओ का मेंबर नहीं है जी। अच्छा, हेडक्वार्टर कहां पर है? तेहरान के अंदर है। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है? व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशंस? पढ़ते हैं जी। Regional economic integration and cooperation with prime focus on trade, infrastructure, transport, energy, and exchange of educational programs. Regional economic integration, cooperation, prime focus किस पर है? Trade, infrastructure development, transportation, energy enhancement, and exchange of educational programs. और दूसरा है कि agreed to face challenges like drug smuggling, environmental degradation, and terrorism collectively. ठीक है, पाकिस्तान के लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज मौजूद है? ठीक है, पाकिस्तान के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मौजूद है? वो पहली अपॉर्चुनिटीज वो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज जो एससीओ के लिए मौजूद थी, यानी आप ट्रेड कर सकते हैं, ऑयल की वहां से ले सकते हैं आप, गैस की आप ले सकते हैं। रीजनल इंटीग्रेशन की बात आ जाएगी, सीपैक के थ्रू, पीछे पूरा बता चुका हूं। आप गवादर को ट्रांजिट हब बना सकते हैं, एनर्जी की पूरी बात कर चुका हूं पीछे। यानी जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी एससीओ के अंदर है वही जो है वो ईसीओ के अंदर मौजूद है। स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज क्या है? क्या मुस्लिम वर्ल्ड में खासतौर पर ईरान और तुर्की के साथ अपने रिलेशंस को इंप्रूव कर सकते हैं। आप अफगानिस्तान क्योंकि फुल मेंबर है उसके साथ अपना मिसट्रस्ट या ट्रस्ट डेफिसिट को आप कम कर सकते हैं। आप कश्मीर का इशू जो है वो रेस कर सकते हैं ईसीओ के अंदर, क्योंकि एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसके थ्रू आप इंडिया को प्रेशराइज कर सकते हैं। इंडिया क्योंकि उसका मेंबर नहीं है तो आप आराम से कश्मीर की इशू रेस कर सकते हैं और इंडिया के ऊपर आप प्रेशराइज कर सकते हैं और प्रमोट कर सकते हैं पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज, कल्चरल इमेज, पाकिस्तान एज अ ब्रांड ऑफ पाकिस्तान को आप प्रमोट कर सकते हैं। सही। सोशल में वही पीपल टू पीपल कांटेक्ट आ जाएगा, एनवायरमेंटल एक्सचेंज प्रोग्राम्स आ जाएंगे, सो एंड सो फॉर, जो पीछे पूरा इसी वजह से डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं। अच्छा, इसके कुछ इकोनॉमिक एग्रीमेंट्स हैं जो इस ईसीओ के प्लेटफॉर्म से हुए, कुछ की इकोनॉमिक एग्रीमेंट्स हैं जिसमें ईसीटीओ है, इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट 2003 में साइन हुआ। ठीक है, 2003 में हुआ इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन ट्रेड एग्रीमेंट 2003 के अंदर इसका साइन हुआ। इसकी वजह से जी इंपोर्ट्स में जो है वो बढ़े, ईसीओ में ट्रेड का इजाफा हुआ कुछ हद तक। देन दूसरा एग्रीमेंट है जी टीटीएफ है, बेसिकली जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिट ट्रेड फ्रेमवर्क एग्रीमेंट या ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट। बेसिकली 1995 में, फिर 2004 में इसको जो है वो अपडेट किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट रिलेटेड टू इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, ट्रांसपोर्टेशन। देन कासा 1000 में आपको बता चुका हूँ, साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया साउथ एशिया प्रोग्राम है जिसके थ्रू आपने पहले 1000 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लेनी थी, अब आप 1300 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं। ये भी थ्रू अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल होगी। चैलेंजेस क्या है जी ईसीओ के? अफगान चैलेंज है। ठीक है, अफगानिस्तान अगेन वहां पे हालत बुरी है, क्योस है, डिस्प्यूट है, आपने इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए, आप उसके बाद वहां पर आप काम नहीं कर सकते। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ, आप काफी डेवलप है बट अभी भी एक टफ टेरेन है, वो इतनी टेरेन आसान नहीं है कि आप इतनी आसानी से रीजन को इंटीग्रेट कर पाओ। फिर लिथर्जिक एटीट्यूड है इस ऑर्गेनाइजेशन का। कौन सा एटीट्यूड है? लिथर्जिक, इसको हम बोल सकते हैं आपका लेजी एटीट्यूड है। क्यों? 3 साल के अंदर एक सबमिट हो रही है। ठीक है, 3 साल में सिर्फ एक जो है वो आप इजलास बुला रहे हैं, 3 साल में आप एक सबमिट बुला रहे हैं। तो एक लिथर्जिक एटीट्यूड है इस ऑर्गेनाइजेशन का जिसको इंप्रूव होना चाहिए। और यह एक आम सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका कोई इतना खास रोल है नहीं ईसीओ का, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इसमें मेजर प्लेयर जो है रीजन का इंडिया, वो ही मौजूद यहाँ पर नहीं है। अच्छा जी, 13 समिट 2017 में पाकिस्तान के अंदर हुई थी। ठीक है, इस्लामाबाद डिक्लेरेशन पास हुआ था, कॉल फॉर डेवलपमेंट एंड इंटीग्रेशन। विजन 2025 भी पास हुआ था कि सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल्स को हमें अचीव करना है, इंटीग्रेशन को इंक्रीज करना है, कंड्यूसिव इन्वायरमेंट जो है वो
आप जो है वो बना सकते हैं। आप इस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इंडिया मौजूद नहीं है और इसमें 4 कंट्रीज हैं जो कि एनर्जी रिच कंट्रीज है। तो आप इसको भी आप अच्छे तरीके से यूटिलाइज करके आप यहाँ पर जो आप अपना रोल प्ले कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं जी। एससीओ हो गया, ईसीओ हो गया, ठीक है। अब थोड़ी सी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ, अच्छा सार्क पे आ जाए। सार्क भी एक डेड ऑर्गेनाइजेशन है, तकरीबन डेड ऑर्गेनाइजेशन हो चुकी है सार्क, ठीक है। साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन, ठीक है। 1985 में जी इस्टेब्लिश हुई साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। मेंबर्स 8 मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग अफगानिस्तान। ऑब्जर्वर स्टेट्स इस वक्त जो है चाइना और ईरान। हेडक्वार्टर जी नेपाल में, काठमांडू के अंदर। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है, अच्छा दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ये पूरा इसके अंदर लिखा हुआ है, जो मैं पॉइंटर से बता रहा हूँ ना, ये पूरा इसके अंदर मौजूद है। अच्छा जी, फॉर्मेशन 1985, मेंबर्स 8 इंक्लूडिंग अफगानिस्तान, ऑब्जर्वर स्टेट चाइना एंड ईरान। अच्छा, हेडक्वार्टर नेपाल काठमांडू के अंदर। अगर आप एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो पहला एम है टू प्रमोट म्यूचुअल ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग of the problem of one another, to develop active participation and mutual assistance in economic, social, cultural, and scientific fields. Third point, G, to make strong cooperation among themselves at international fora in the matters of common interest. तो मेन जो है वो ऑब्जेक्टिव्स यही है, ठीक है, कि टू प्रमोट म्यूचुअल ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग, to develop active participation and mutual assistance in economic, social, cultural, and political fields, and strong cooperation in international fora. गोल क्या है, फाइनल ऑब्जेक्टिव क्या है, मेक सार्क फ्री ट्रेड जोन, वीजा फ्री एंट्री एंड एलिमिनेट पॉवर्टी जस्ट लाइक द स्ट्रक्चर ऑफ यूरोपियन यूनियन। अचीवमेंट्स क्या आती है जी, कुछ अचीवमेंट भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ फेलियर ही है, यहाँ पर सिर्फ फेलियर्स बहुत डिटेल में लिखा होगा, वो भी आप पढ़ेंगे। डॉक्यूमेंट को क्या हुआ, दोबारा से सेंड कर देते हैं। अच्छा जी, अचीवमेंट क्या है जी, पहली अचीवमेंट थी साफ्टा, ठीक है। पहली अचीवमेंट है साफ्टा। साफ्टा का मतलब है साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। पहली अचीवमेंट है जी यहाँ पर साफ्टा, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो कि सार्क के प्लेटफॉर्म पे जो है वो सार्क के प्लेटफॉर्म के ऊपर साइन हुआ, साफ्टा साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। क्या हुआ, 12th समिट के अंदर जो कि इस्लामाबाद में हुई थी 2014 के अंदर, उसमें ये एग्रीमेंट जो है वो बेसिकली साइन किया गया, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को। गोल क्या था, ट्रेड ड्यूटीज को कम किया जाए, 20% से कम करना शुरू करें और 0 तक लिया है 2016 के अंदर। इन 2012 सार्क ट्रेड ग्रो टू 335 बिलियन फ्रॉम 206 बिलियन तक। However, SAARC लीस्ट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन रीजन, सार्क जो है एक लीस्ट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन रीजन है। इंटरनेशनल ट्रेड इज मेयरली 4% ऑफ द टोटल ट्रेड ऑफ रीजन, व्हाइल ईयू एंड आसियान आर 50%, 26%। ये पूरी रीजन में जो ट्रेड हो रही है उसका 4% जो है वो सार्क कंट्रीज के दरमियान है, और ईयू अगर आसियान को देखें तो 50 और 26% उनके दरमियान जो रीजनल ट्रेड का हिस्सा है उनके दरमियान, यानी अभी और इंटीग्रेशन की जरूरत यहाँ पे मौजूद है। इसी तरह साप्टा हुआ था एक एग्रीमेंट, साउथ एशिया प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। वीजा एग्जाम्पशन स्कीम चली थी, ठीक है, जो भी ले ले, लेकिन अब तो सिचुएशन चेंज है कि वीजा एग्जाम्पशन स्कीम होगी। 24 जो है वो आपको सेक्शंस बनाएगा, 24 लोगों की टाइप्स ऑफ लोगों की लिस्ट बनाई गई जिनको वीजा फ्री एंट्री होगी, जिसमें आपके पार्लियामेंटेरियंस थे, सीनियर ऑफिशियल्स थे, डिप्लोमेट्स थे, जर्नलिस्ट थे, जिनकी वीजा फ्री एंट्री थी सार्क के अंदर, वीजा एग्जाम्पशन स्कीम। बट अगेन वो इंडिया का आपको पता है कि वो जो है वहां पर आप उनके दरमियान कोई दूसरी टाइप की गवर्नमेंट है और इस तरह की चीजें वहां पर है नहीं। एक और अचीवमेंट थी जी सोशो कल्चरल अचीवमेंट, उसमें सार्क अवार्ड के नाम से एक अवार्ड रखा गया था कि जो भी रीजन में लिटरेरी अवार्ड होगा, यूथ अवार्ड होगा, स्कॉलरशिप अवार्ड,
एक रीजन के अंदर दिया जाएगा। तो ये कुछ अचीवमेंट थी सार्क से, ताकि आपको भी तो नजर आए, वरना आप लोग बोलेंगे सर हमें तो नजर ही नहीं आ रहा। नहीं, ये डॉक्यूमेंट मुझे लगता है ये खराब हो गया है और दोबारा से सेंड करना पड़ेगा इसको। अभी मैं कर देता हूँ और वो सेंड हो रहा है। चले जी, सार्क की कुछ हम बात कर लेते हैं वीकनेसेस की, या उसकी जो है वो डेबिटेटिंग सार्क इनइफेक्टिवनेस किस वजह से। पहली बात तो वो म्यूचुअल ट्रस्ट क्रिएट ही नहीं कर पाई, ठीक है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन क्रिएट करने में फेल हो गई, लो सोशो कल्चरल एक्टिविटीज है, पुअर्टी का हिसाब आपके सामने है, इतनी लो कल्चरल एक्टिविटीज है कि आप एक दूसरे को वीजा नहीं दे रहे, म्यूचुअल ट्रस्ट आपके सामने है, उसकी हालत क्या है, ठीक है। और जो है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, अगेन इकोनॉमिकली इंटीग्रेट ही नहीं, खासतौर पर पाकिस्तान और इंडिया। वजह क्या है सार्क के फेल होने की, या सार्क की स्लो परफॉर्मेंस की, या सार्क की इनइफेक्टिवनेस की, कि वहां पर आप सार्क में एक आपने पॉइंट ऐड किया हुआ है कि नो रूम फॉर बायलेटरल डिस्कशन। आपने बायलेटरल डिस्कशन जो है उसके रूल्स को आपने जो है वो मना किया हुआ है कि नो अरेंजमेंट फॉर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, बायलेटरल इश्यूज डू नॉट डिस्कस, कैन नॉट डिस्कस ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ सार्क। बायलेटरल इश्यूज को आप डिस्कस ही नहीं कर सकते सार्क के प्लेटफॉर्म। अजीब बात है, आपने ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसमें आपने लिख दिया कि बायलेटरल इश्यूज डिस्कस ही नहीं होंगे, क्योंकि ये खतरा था कि इंडिया पाकिस्तान यहां पर भी लड़ना शुरू हो जाएंगे, लेकिन वो वाकई लड़ना शुरू होगा और सार्क की जो है वो इफेक्टिवनेस ही खत्म होगी। लेकिन ये अजीब सा पॉइंट था कि आप बायलेटरल इश्यूज को डिस्कस नहीं कर सकते, आप आपस में एक दूसरे के इश्यूज को जो है वो डिस्कस नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखते हैं, ये आप शायद अभी भी डैमेज है, चले मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। अच्छा जी, बायलेटरल प्लेटफॉर्म, आप इस पे बायलेटरल इश्यूज डिस्कस नहीं कर सकते। दूसरी वजह यहां पर यह थी कि जहां पर आपकी एसिमेट्री ऑफ इकोनॉमी है, ठीक है, इंडियन सेंट्रलिटी का भी प्रॉब्लम है और एसिमेट्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपेबिलिटीज है, यानी कैपेबिलिटीज की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी एसिमेट्री, उसके दरमियान जो है वो डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा है। एक तरफ इंडिया बहुत बड़ा जाइंट है जिसकी इकोनॉमी बहुत बड़ी है, जिसकी मार्केट बहुत बड़ी है, जहां की मिलिट्री बहुत बड़ी है, दूसरी जगह बहुत छोटे कंट्री, नेपाल, खटमंडू, भूटान, ठीक है, मालदीव, ये मैटर ही नहीं करते इंडिया के सामने। एक पाकिस्तान है, वो भी कितनी हद तक रेजिस्टेंस देगा। यानी इंडिया की सेंट्रलिटी, इंडिया की डोमिनेंस, इंडिया का हेजेमनिक एटीट्यूड ऐसा है कि वो बाकी कंट्रीज के ऊपर अपार्ट फ्रॉम पाकिस्तान आराम से उनको जो है डोमिनेट कर लेता है और बोलता है कि भाई सबमिट नहीं होगी, ये चीज नहीं होगी, ये चीज नहीं होगी, और वो जो है वो सरेंडर करते जाते हैं, क्योंकि एसिमेट्री बहुत ज्यादा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपेबिलिटीज, ठीक है, यहाँ पे एसिमेट्री ज्यादा है। एसिमेट्री की वजह से इंडिया की हेजेमनी है सार्क के ऊपर। दैट्स व्हाई जब चाहता है जो है वो समिट कैंसिल कर देता है। अभी देखिए ना, 3-4 साल से समिट हुई नहीं है, पाकिस्तान में होनी है डिले पे डिले, डिले पे डिले, डिले पे डिले। पहला रीजन नो अरेंजमेंट फॉर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, बायलैटरल इश्यूज आप डिस्कस नहीं कर सकते। दूसरा एसिमेट्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपेबिलिटीज। तीसरा हेजेमनी ऑफ इंडियन एटीट्यूड। चौथा इंडो पाक ट्रेडिशनल डिस्प्यूट्स, इंडिया पाकिस्तान के अपने रिलेशन। फिर पांचवा रीजन इंटरेस्ट ऑफ द रीजनल कंट्रीज इन अदर ऑर्गेनाइजेशन। रीजनल कंट्रीज का इंटरेस्ट है ही नहीं सार्क के अंदर, उनका इंटरेस्ट ब्रिक्स के अंदर है, उनका इंटरेस्ट एससीओ के अंदर है, उनका इंटरेस्ट बिम्स्टेक के अंदर है। बिम्स्टेक जी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन है, जो इंडिया ने काउंटर सार्क को करने के लिए बनाई है, पाकिस्तान को एक्सक्लूड करने के लिए एक नई ऑर्गेनाइजेशन को लेकर आए, बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, जिसमें पाकिस्तान हिस्सा नहीं। तो रीजनल कंट्रीज का इंटरेस्ट भी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में, एससीओ के अंदर है, ब्रिक्स के अंदर है, बिम्स्टेक के अंदर है, आपको जो है वो ऊपर लाना नहीं चाह रहे। देन अनस्टेबल फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ सार्क कंट्रीज है, सार्क कंट्रीज की फाइनेंशियल पोजीशन है वो भी इतनी स्ट्रांग नहीं है अपार्ट फ्रॉम इंडिया, दैट्स व्हाई एसिमेट्री बहुत वहां पर ज्यादा है, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स
फॉर सार्क जो मैंने आपको बताई, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बताया, अपॉर्चुनिटीज, अचीवमेंट बताए, रीजंस ऑफ फेलियर बताए क्या है, ठीक है, आपको हर चीज यहाँ पर बताई। अब हम आगे मूव करते हैं जी। कोई सवाल है जी आपके? क्या समझ में नहीं आया मेरी आपकी बात? भाई कोई भी कंट्री किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना चाहता है ना, तो उसको डायरेक्ट मेंबर नहीं बनाते, उसको ऑब्जर्वर मेंबर बनाते हैं कि देखते हैं कि रूल्स ऑब्लिगेशंस को पूरा कर भी सकता है नहीं कर सकता, कंट्रीब्यूट कर भी सकता है या नहीं कर सकता। वो रफीक बोल रहे हैं रिमूव इंडिया फ्रॉम सार्क, इंडिया को रिमूव कर दिया, सार्क को क्यों चलाएंगे? ईसीओ मौजूद है, बंद कर दो बस। वो आपको रिमूव कर दिया उसने जी, वो बिल स्टैक बना के आपको उसने रिमूव कर दिया, आप क्या रिमूव करेंगे? अच्छा जी, सवाल आता है कि सार्क को आप ईयू से आप क्या लेसन सीख कर सार्क को आप बना सकते हैं? तो जब ईयू पढ़ेंगे तो वहां पर मैं आपको पूरा बता दूंगा कि ईयू का मॉडल किस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं, जो कि अगेन जिसने मुझसे पूछा था, शायद आसिफ तुफैल ने पूछा था, सर ये तो रियलिस्ट बात है, ठीक है ना? तो ये रियलिस्ट बात है, वो क्या बोलते हैं, आइडियलिस्ट बात है, ये किस तरह हो सकता है जो बाकी आइडियलिस्ट बात है? मतलब यूरोपियन यूनियन को साउथ एशिया में सवाल अगर वो पूछ रहा है कि यूरोपियन मॉडल का और आसियान का मॉडल किस तरह अपनाना चाहिए, तो वो बंदा भी जो सवाल पूछ रहा है वो एक आइडियलिस्ट ही है, ठीक है? जब हम ईयू पढ़ेंगे तो उसका मॉडल मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह इंप्लीमेंट हो सकता है। आसियान हमें की जरूरत नहीं है, लेकिन वो पूछता है आसियान का मॉडल किस तरह इंप्लीमेंट हो सकता है, तो आराम से हो सकता है। आसियान में कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है, वहां पे ये बात है ही नहीं कि बायलैटरल इश्यूज आप डिस्कस नहीं कर सकते। उन्होंने पूरे अपने एग्रीमेंट्स बनाए हुए, फॉर एग्जांपल डिक्लेरेशन ऑफ आसियान कॉनकॉर्ड है, ट्रीटी ऑफ एमिटी है, हाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, ये 3 एग्रीमेंट्स हैं जिसके थ्रू वो अपने जो है बायलैटरल डिस्प्यूट्स को सॉल्व करते हैं। फिर आसियान में कोई हेजेमनिक एटीट्यूड नहीं है, ठीक है? किसी स्टेट का हेजेमनिक एटीट्यूड नहीं है। फॉर एग्जांपल इंडोनेशिया सबसे बड़ा है, लेकिन वो इंडिया की तरह बिहेव नहीं करता आसियान के अंदर, उसका कोऑपरेटिव एटीट्यूड है, ठीक है? उसका एटीट्यूड कोऑपरेटिव एटीट्यूड है इंडिया का। सिमिलरली प्रिवेंशन ऑफ नॉन इंटरवेंशन, एक दूसरे के अंदर इंटरवीन नहीं करते, ठीक है? एक दूसरे के अंदर कंट्रीज इंटरवीन नहीं करते, सही है? फिर वहां पे कलेक्टिव सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट है आसियान के अंदर, आसियान रीजनल फोरम, कि कोई भी अगर कोई चीज बाहर से लेकर आएगा तो पूरे रीजन के सामने रखी जाएगी, और अगर पूरा रीजन उससे एग्री करेगा तो वो बात होगी। पुट द इशू इन फ्रंट ऑफ द होल रीजन एंड ट्राई टू सॉल्व। फॉर एग्जाम्पल साउथ चाइना सी का कॉन्फ्लिक्ट है, तो पूरे रीजन के सामने रखा जाएगा, आसियान के सामने, और फिर जो बात होगी उसके ऊपर जो है वो सोल्यूशन किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि